देखिए भाई, 2-4 दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बिहार में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के बारे में हमने बताया था कि क्या-क्या नियम रहेगा। अब फिर थोड़ा-सा नियम में भाई चेंज हो गया है। ये देखिए अभी लेटेस्ट लेटेस्ट ये आया है। आइए इसमें काम की क्या-क्या बात है भाई, क्या चेंज हुआ है, इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पर ध्यान दीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए भाई? तो मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, ठीक है ना। ये तो सारा बहाली में रहता है भाई, और कुछ इसमें नहीं लिखा है। अच्छा, छूट किसको किसको मिलता है भाई? ये भी लगभग सारा बहाली में सेम रहता है। रिलैक्सेशन भाई 5% मिलेगा, 5% मार्क्स फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। मास्टर डिग्री में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको मिलेगा भाई? तो SC ST EBC नॉन क्रीमिलियर RBC एंड PWD फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। ये भाई जरूरी है, ये वाला इसको ध्यान देना है, यही काम का चीज है। यहाँ देखिए लिखा है कि बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से ये दे दिए कैंडिडेट मस्ट हैव नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं भाई नेट। यहाँ लिखा है भाई साफ साफ कि कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। माने कैंडिडेट को भाई नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना, जो UGC CSIR कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। या सिलेट या सेट जो स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो या तो नेट होना चाहिए या सिलेट या सेट होना चाहिए, ठीक है ना। ये नेसेसरी है। अब मान लीजिए कि किसी के पास नेट सिलेट और सेट नहीं हो भाई, सेट सिलेट और नेट किसी के पास नहीं है, तो क्या उसका फॉर्म नहीं भराएगा भाई? भराएगा। उसके लिए यहाँ पर दिया गया उसका PhD कैसा होना चाहिए? 2009 और 2016 नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, यहाँ ध्यान दीजिए, 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अनुसार यदि अपना PhD किया है तो ये सब एग्जाम का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब का बिना एग्जाम के भाई आप प्रोफेसर बन जाएगा? नहीं, 2 एग्जाम होगा, एक एग्जाम में आपको छूट मिलेगा। कितना लोग ये पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा, ध्यान देना है भाई। 2 एग्जाम होगा तो सिर्फ आप एक एग्जाम में आपको रिलीफ मिलेगा, बाकी जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपको देना पड़ेगा। और नेट जो भी भाई पास है, नेट पास है या सेट पास है, उन लोग को भी सिर्फ एक एग्जाम देना है। जो लोग नेट सिलेट या सेट पास नहीं है उनको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। ये काम का चीज है, ये भी है। अच्छा, PhD के लिए यहाँ पर भाई दिया है कि कैसा कैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम का चीज दिया हुआ है भाई। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन द अवार्डेड इन द रेगुलर मोड। आपका PhD कैसा होना चाहिए? रेगुलर मोड में होना चाहिए। PhD थेसिस हैज बीन द इवेल्युएटेड बाय एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। आपका PhD थेसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा क्या हो, इवेल्युएटेड किया होते, सभी लोग का रहता है भाई। ओपन PhD वाइवा वॉइस से भी सब लोग का रहता है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है ना। ये है भाई जो फॉरेन से जो लोग PhD करते हैं उनके लिए है। ये म्यूजिक वालों के लिए है। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स लाइक म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है ना। यहाँ म्यूजिक वाले लोग के दिया है। अब देखिए मेन जो बात है भाई, किसी बहाली में मेन जो बात क्या होता है, एज लिमिट मेन होता है, यही देखा जाता है। पिछले वाले में क्या था भाई, नया वाले में भाई क्या चेंज आया है? अभी 3-4 दिन पहले हम वीडियो बना के बताए थे। पिछले वाले में देखिए मिनिमम एज भाई 21 था, 21 वर्ष था।
अब मैक्सिमम था 40, लेकिन इस वाले में मैक्सिमम कितना दिया है भाई, 43 दिया है। उसमें बोल रहा था कि जिस साल वैकेंसी निकलेगा उसका 1 जुलाई तक एज भाई काउंट होगा, इसमें बढ़ा के कह दिया है 1 अगस्त। बस यही चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये बात समझ जाइए। बाकी सेम जैसा था वैसा ही। यहाँ देख लीजिए, यदि परमानेंट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो रिटेन एग्जाम कितना का होगा भाई, 175 नंबर का होगा। ठीक है, टाइम कितना रहेगा भाई, तो 3 घंटा का। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू कितना नंबर का होगा भाई, 25 नंबर का। ये इंटरव्यू कितना नंबर का होगा, तो 25 नंबर का होगा, जिसमें भाई बोला है कि 13 मार्क्स मैक्सिमम 13 marks shall be awarded based on the teaching skill to be tested by the interview board on the spot। आपको बोर्ड पर पढ़ाने के लिए बोला जाएगा। आप यदि अच्छा पढ़ाइएगा तो आपको 13 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए बाकी 12 नंबर भाई, यहाँ पर बाकी जो है मैक्सिमम 12 नंबर, ये जो मैक्सिमम 12 मार्क्स है भाई, 12 मार्क्स शैल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विथ द इंटरव्यूअर बोर्ड। आप जो बोर्ड में जो भी एक टीचर प्रोफेसर बैठे हैं उनके साथ भाई कैसा इंटरेक्शन है, उसके आधार पर आपको ये 12 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ बाकी चेंज नहीं है भाई। सिलेबस यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एग्जाम जो होगा 175 नंबर का, इसमें सिलेबस कैसा रहेगा, तो ये देखिए नेट के आधार पर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि नेट के आधार पर होगा। इसका सिलेबस क्या है भाई, जो नेट का सिलेबस है वही रिटेन एग्जाम का सिलेबस होगा। मेन बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, सिलेक्शन भाई क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। बोल रहा है कि इंटरव्यू के लिए भाई किसको बुलाया जाएगा, तो 1:3, ठीक है ना भाई। मतलब एक सीट पर 3 लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। 10 वो सीट है तो 30 आदमी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि 100 वो सीट है भाई तो 300 आदमी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बात बताता हूँ। देखिए ये जो मेन बात है भाई, यहाँ पर ये क्योंकि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली निकल रहा है भाई, उसके लिए है ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर एसेंशियल एंड इमरजेंट रिक्वायरमेंट। यदि कोई भी बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर निकलता है भाई, उसके लिए क्या रूल है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो बहाली होगा कॉन्ट्रैक्ट वाला भाई, एपीआई स्कोर के आधार पर होगा भाई, यहाँ साफ साफ मेंशन है, ठीक है ना। एपीआई यहाँ बोला है भाई, देखिए कैलकुलेशन ऑफ एपीआई स्कोर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। इसमें क्या है भाई, देखिए पीएचडी पर 11 नंबर, जेआरएफ पर भाई 11 नंबर, दोनों का नंबर सेम कर दिया है। और नेट जिसके पास होगा भाई उसको 8 नंबर मिलेगा। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। यदि किसी का 80% से ऊपर रहेगा किसमें भाई, पीजी में, तो 26 नंबर, 70 और 80 के बीच रहेगा तो 23 नंबर, 60 और 70 के बीच रहेगा भाई तो 20 नंबर मिलेगा, 55 और 60 के बीच रहेगा आपका परसेंटेज किस में, पीजी में, तो 17 नंबर मिलेगा भाई। ये दिया है 50% 60% से नीचे रहेगा तो 17 नंबर किसके लिए, एसी और एसटी के लिए। अब आइए इसी तरह से ग्रेजुएशन में भाई 80% से ऊपर रहेगा यदि आपका ग्रेजुएशन में तो 17 नंबर मिलेगा। यदि 70 से 80 के बीच रहेगा तो 15 नंबर, 60 से 70 के बीच रहेगा तो 13 नंबर, 55 से 60 के बीच में रहेगा तो 11 नंबर। इसके बाद भाई क्या है, 45 से 55 के बीच रहेगा तो 9 नंबर, लेस देन 45 रहेगा तो 0 नंबर। अच्छा ये देखिए, ये
ये कितना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। यदि भाई 12 में इंटरमीडिएट में 13 नंबर किसको मिलेगा, जिसका 100% नंबर रहेगा। तो 100% किसको आता है भाई, नहीं आता है। 99 आता है, 98 आता है, ये सब आता है। 100 में 100 बाई चांस से किसी लोग को आता है, ठीक है ना। तो जितना नंबर रहेगा ना भाई, उसमें 100 से भाग दे दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद ये है भाई, देखिए यहाँ से मैट्रिक में यदि आपका 100% है तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इंटरव्यू है भाई, इसमें भी है, कॉन्टेक्ट वाले पर भी इंटरव्यू है। यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। इसमें भाई 12 नंबर का इंटरव्यू है, किसमें, कॉन्टेक्ट वाले में। इसमें 6 नंबर किसको दिया जाएगा भाई, जो बोर्ड पर अच्छा से कोई टॉपिक पढ़ा देगा उसको 6 नंबर दिया जाएगा। और 6 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, अच्छा आप यदि बातचीत करते हैं, आपका पर्सनालिटी अच्छा है, बिहेव अच्छा है, टीचर के साथ बहुत अच्छा से कोऑपरेट करके आप अपना इंटरव्यू देते हैं। यहाँ लिखा है भाई, इंटरेक्शन विथ द इंटरव्यूअर बोर्ड, माने क्या आपका इंटरेक्शन रहा इंटरव्यूअर बोर्ड के साथ, उसके आधार पर 6 नंबर दिया जाएगा। अब ये हुआ भाई, आगा देख लेते हैं। कुछ चेंज नहीं हुआ है, पिछले वाला में जो बताए थे ना वही है, थोड़ा सा बहुत चेंज हुआ है खाली एज वाला में। अच्छा, क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा भाई, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखिए जरूरी है। नंबर 1 में ये बोल रहा है भाई कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 20 क्वेश्चन रहेगा भाई, एकदम शॉर्ट आंसर टाइप। और कितना रहेगा भाई, 1 मार्क्स का रहेगा, 1 नंबर का, और टोटल 20 नंबर का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब क्या हो, एक वर्ड में आपको लिखना है, ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ये ध्यान से निकाल देना। इस किसके लिए है भाई, परमानेंट के लिए है। परमानेंट वाला जो एग्जाम होगा 175 नंबर का, उसके लिए है भाई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 20 क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट, उसका आंसर देना है एक वर्ड में, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप 15 क्वेश्चन रहेगा भाई, मतलब इसको एक लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का रहेगा तो 30 नंबर। रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, जैसे मान के चलते हैं हम केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से रीजनिंग बना के आप क्वेश्चन देगा भाई, ठीक है ना। रीजनिंग मतलब बैंक एसएससी वाला रीजनिंग नहीं देगा, केमिस्ट्री का ही रीजनिंग देगा। और ये 15 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, तो कितना हुआ भाई, टोटल 45। और लॉन्ग आंसर रहेगा भाई, लॉन्ग आंसर टाइप का जो रहेगा क्वेश्चन 10 रहेगा। यहाँ देखिए साफ 10 लिखा हुआ है, 8 क्वेश्चन रहेगा। तो ये टोटल आपका हो गया 80 नंबर, जोड़िएगा तो 175 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसमें अब ध्यान दीजिए क्या जरूरी है, एग्जाम भाई परमानेंट के लिए 175 नंबर का रिटन एग्जाम है। तो ये एग्जाम कैसे निकलेगा भाई, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो भाई बड़ी हार्ड रहेगा, ये किसी से सॉल्व होने नहीं हो पाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन भाई इजी रहेगा और ये भी इजी रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों का थोड़ा सा, ये जो 1 नंबर वाला है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये भाई यदि किसी का बढ़िया नॉलेज रहेगा तो सारा का सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, और नहीं पकड़ा जाएगा भाई, मैं जब बहाली आएगा तो मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से गारंटी से 70-80 क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लगभग पढ़ाने वालों को आइडिया रहता है कि कौन लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन गारंटी पकड़ा जाएगा, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जब होगा, जब हम बता देंगे कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब देखिए भाई रिजल्ट आइए, देखिए अनरिजर्व भाई जनरल वाले के लिए भाई 40% लाना पड़ेगा। 200 में से कितना लाना पड़ेगा भाई, 80 नंबर। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 200 में 80 नंबर लाइएगा तो आप प्रोफेसर बन जाइएगा, ठीक है ना। ये दिया है कि 80% होना चाहिए, जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा भाई उतना आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद बीसी के लिए भाई 36.5%, ईबीसी के लिए
34%। इसके बाद SC ST के लिए भाई 32% है। ये परसेंटेज देख के ये मत आप फेरा में रहिएगा कि इतना कम नंबर ला देंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मान लीजिए कि आप 80 लाए हैं और किसी का नंबर आया है भाई 82, तो 82 नंबर वाले का नौकरी मिलेगा, आपको नहीं होगा। और मान लीजिए कि SC ST वाले हैं भाई 200 में 64 नंबर लाए हैं और किसी ने 65 नंबर ला दिया तो 65 नंबर वाला का नौकरी होगा। इसमें साफ लिखा है कि मेरिट के आधार पर जॉब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये परमानेंट के लिए भाई रूल है, पिछले बार भी हम बताए थे और आज भी बता दिए। अब देखते हैं आगे कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। खाली इस वाले में भाई क्या चेंज हुआ है, उम्र जो पिछला बताए थे उसमें उम्र 40 था भाई एज, और इस वाले में एज कितना हुआ है भाई 43।